चैप्टर्स 853, 854, 855, 856। चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 853 फंग जिन हुआंग से मुकाबला 1/4 जिंदा होने का तरीका। फैंग युआन की ईर्ष्या सिकुड़ गई, उसके चेहरे के भाव में एक साफ बदलाव दिखा। स्पिरिट एफिनिटी हाउस सच में सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 बड़े एंशिएंट सेक्ट्स में से एक था, उसकी फाउंडेशन सोचा भी नहीं जा सकता था। फैंग युआन ने बड़ी मेहनत से अपने इमॉर्टल ज़ॉम्बी स्टेटस से छुटकारा पाने और जिंदा होने का रास्ता ढूंढा था, और स्पिरिट एफिनिटी हाउस के पास सच में एक तरीका था। इस पाल जब फंग जिन हुआंग ने इस तरीके को शर्त के तौर पर रखा, तो ये सीधे फैंग युआन के सबसे जरूरी इंटरेस्ट पर वार था, जिसने उससे माना करने के लायक नहीं छोड़ा। ही फैंग युआन हंसा। अपने उत्तेजित मूड को काबू करते हुए उसने फंग जिन हुआंग को देखा। बताओ, कहीं ये तरीका इमॉर्टल क्रेन सेक्ट की पोजीशन टेक्निक तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, फंग जिन हुआंग ने बेपरवाही से मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी शर्त में मेरी दिलचस्पी तो है, लेकिन ये शर्त अभी भी मेरे हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड के बराबर नहीं है। हर चीज की कीमत अलग अलग होती है। फैंग युआन, अगर तुम्हें हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड या जिंदा होने में से एक चुनना पड़े, तो तुम क्या चुनोगे? ऑफ कोर्स जिंदा होना। फैंग युआन ने मन ही मन बिना किसी हिचकिचाहट के चुना, और बोलते वक्त भी उसने बिना हिचकिचाए कहा, ऑफ कोर्स हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड। ये मेरी सबसे बड़ी फाउंडेशन है। भले ही मैं एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी बन गया हूं, मैं इसके सहारे एक अच्छी जिंदगी जी सकता हूं। फंग जिन हुआंग के होठ थोड़े मुड़े जब उसने अपना सर हिलाया। अपनी आवाज नरम करते हुए बोली, फैंग युआन, तुम इतने शॉर्ट साइटेड इंसान नहीं हो सकते। लेकिन मैं जानती हूं कि तुम हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड को अपनी शर्त में नहीं लगाओगे, और मैं तुमसे जबरदस्ती कर भी नहीं सकती। चलो कुछ ज्यादा प्रैक्टिकल बात करते हैं। अगर मैं हारी, तो मैं तुम्हें जिंदा होने का तरीका बता दूंगी। तुम बेफिक्र रह सकते हो, इस तरीके का एक सक्सेसफुल प्रेसिडेंट पहले से है। लेकिन अगर तुम हारे, तो हम ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। फैंग युआन ने फंग जिन हुआंग की हल्की मुस्कान और कॉन्फिडेंट चेहरे को देखा। उसने अपनी अंगुली छोटी की और पूछा, हम? कैसे ट्रांजैक्शंस? फंग जिन हुआंग ने जवाब दिया, अगर तुम हारे, तो तुम्हें स्पिरिट एफिनिटी हाउस के साथ एक डील करनी होगी कि तुम लंबे समय तक गट्स गू सप्लाई करोगे। प्राइस डिस्कस कर सकते हैं जब तक वो लिमिट क्रॉस ना करे, लेकिन तुम्हें उन्हें टाइम पर और पूरी क्वांटिटी में डिलीवर करना होगा। अगर तुम्हारे पास सोल्स की कमी हो, तो स्पिरिट एफिनिटी हाउस तुम्हें बेचेगा, और प्राइस मार्केट प्राइस से 30% कम होगा। इन ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले अहमियत देनी होगी, इमॉर्टल क्रेन सेक्ट से भी पहले। तुम्हारे पास कितने भी गट्स गू क्यों ना हो, तुम्हें पहले उन्हें स्पिरिट एफिनिटी हाउस को सप्लाई करना होगा, उसके बाद ही कहीं और बेच सकते हो। ये सुनकर फैंग युआन खुद को फंग जिन हुआंग को एक नई नजर से देखने से रोक नहीं पाया। उसके सामने खड़ी इस लड़की के बारे में उसकी सोच पूरी तरह बदल गई थी। उसने सोचा नहीं था कि वो इतने कम टाइम में इतनी मैच्योर हो जाएगी, जैसी एक जीनियस से उम्मीद थी। नहीं, बल्कि ये कहना चाहिए कि उसके पीछे काबिल लोग हैं और उसकी परवरिश अच्छे से हुई है। फंग जिन हुआंग की डिमांड, जहां तक फैंग युआन का सवाल था, काफी नरम थी और यह भी कहा जा सकता था कि बहुत ज्यादा जेनरस थी। लेकिन गट्स गू फंग जिन हुआंग के लिए एक फौरी जरूरत थी। वजह, फंग जिन हुआंग ड्रीम विंग्स इमॉर्टल गू से ड्रीम रेल्म्स एक्सप्लोर कर सकती थी। इमॉर्टल गू की मदद के बावजूद उसकी सोल कमजोर महसूस करती और जख्मी हो सकती थी। गट्स गू पूरी दुनिया में सोल को मजबूत करने का सबसे बेहतरीन तरीका था, यहां तक कि स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल ने भी इसकी तारीफ की थी। फंग जिन हुआंग ने शुरू में फैंग युआन को बचपने में चैलेंज किया था। यह गुस्से में उठाया गया एक कदम था। लेकिन अभी फैंग युआन के साथ शर्तों पर बात करना मौजूदा हालत पर आधारित था। यह प्रैक्टिकल था और फायदे से जुदा था। यह एक मैच्योर हरकत थी। अगर फंग जिन हुआंग ने फैंग युआन से हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड या डांग माउंटेन शर्त में लगाने को कहा होता, तो फैंग युआन बिल्कुल नहीं मानता। और भले हाई फैंग युआन इमॉर्टल क्रेन सेक्ट का नाम इस्तेमाल कर रहा था, उसका और इमॉर्टल क्रेन सेक्ट का रिश्ता सभी 10 बड़े एंशिएंट सेक्ट्स को अच्छी तरह से पता था। फैंग युआन को इमॉर्टल क्रेन सेक्ट की इज्जत की बिल्कुल परवाह नहीं थी और वो इसके साथ फंग जिन हुआंग के ड्यूल के लिए जरूर मान जाता। इसलिए फंग जिन हुआंग ने यह रिक्वेस्ट की। फैंग युआन के लिए स्पिरिट एफिनिटी हाउस को गट्स गू बेचने के अपने फायदे थे। पहला फायदा यह था कि वो सेल्स वॉल्यूम बढ़ा सकता था और बहुत ज्यादा इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स कमा सकता था। किसे ज्यादा इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स पसंद नहीं आते? दूसरा फायदा यह था कि फैंग युआन का स्पिरिट एफिनिटी हाउस से एक कनेक्शन बन जाता। अगर किसी दिन उसकी इमॉर्टल क्रेन सेक्ट से अनबन हो जाती, तो उसके पास एक दूसरा रास्ता होता। असल में
फैंग युआन का फंग जिन हुआंग के चैलेंज को एक्सेप्ट करने का असली इरादा स्पिरिट एफिनिटी हाउस के साथ कोऑपरेट करना ही था। जैसे जैसे फंग जिन हुआंग ने ड्रीम रेल्म को कई बार एक्सप्लोर किया, उससे गट्स गू की कीमत समझ आई और वो इमॉर्टल क्रेन सेक्ट से कुछ फायदे हासिल करना चाहती थी। और फैंग युआन भी ये करने को तैयार था। अगर वो सच में स्पिरिट एफिनिटी हाउस के साथ एक डील कर लेता तो ये उसके लिए इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के साथ अपने रिश्ते को मैनेज करने में भी बहुत मददगार होता। जीत हो या हार, ये ड्यूल मेरे लिए फायदेमंद है। वैसे भी ड्यूल के नतीजे का कंपटीशन से कोई लेना देना नहीं है। कुछ गड़बड़ है। उसकी रिक्वेस्ट मेरे लड़ने के जज्बे को कम करने के लिए भी है। फैंग युआन को अचानक एहसास हुआ और उसने फंग जिन हुआंग के इस कदम के पीछे एक और इरादा समझ लिया। तो चलो शुरू करते हैं। इस कॉन्टेस्ट का आखिरी विनर मेन हाई होऊंगा। फैंग युआन की एग तेजी से चमकी जब वो दिल खोलकर हंसा। फंग जिन हुआंग की निगाहें चमकी, ये तो जरूरी नहीं। शर्तें तय हो चुकी थी। दोनों तरफ ने इस ड्यूल के कंटेंट्स पर चर्चा शुरू कर दी। फंग जिन हुआंग ने रिवर वेव ट्रेस गू को रिफाइन करने का टास्क सुझाया। रिवर वेव ट्रेस गू एक रैंक 5 वाटर पाथ गू वर्म था और रैंक 3 वाटर ट्रेस गू, रैंक 4 वेव ट्रेस गू और रैंक 6 वर्ल्डली वेव ट्रेस इमॉर्टल गू के साथ एक सीरीज बनाता था। फैंग युआन ने तुरंत माना कर दिया। स्पिरिट एफिनिटी हाउस वाटर पाथ गू वॉर्म्स को कल्टिवेट और इस्तेमाल करने में माहिर था। ये उनके इमॉर्टल गू हाउस वाटर पवेलियन से साफ दिखता था। अगर टास्क रिवर वेव ट्रेस गू को रिफाइन करने का रखा जाता तो फंग जिन हुआंग का एडवांटेज बहुत बड़ा होता। फैंग युआन ने ब्लड स्टेप्स गू रिफाइन करने का सुझाव दिया। ये एक रैंक 3 ब्लड पाथ मूवमेंट टाइप गू वर्म था। फंग जिन हुआंग ने भी सीधे माना कर दिया। क्या मजाक है। कौन नहीं जानता था कि फैंग युआन ब्लड पाथ रिफाइनमेंट टेक्निक्स में माहिर था और फंग जिन हुआंग को ब्लड पाथ गू रिफाइन करने में कॉन्फिडेंस नहीं था। दोनों ने कुछ देर चर्चा की और आखिर में एक रैंक 5 फायर पाथ गू वर्म 5 ऑरिफिसेस फायर पगोडा गू पर राजी हो गए और ये एक मार्शल ड्यूल में किया जाएगा। ड्यूल प्राइवेट नहीं होगा बल्कि रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन की तरह एक पूरी तरह से ओपन कॉन्टेस्ट होगा। जल्द ही दोनों तरफ के सामने एक जैसे मटेरियल्स आ गए। फेयरनेस बनाए रखने के लिए दोनों तरफ को एक हाईगू रेसिपी दी गई थी। जीत उसकी होगी जो पहले 5 ऑरिफिसेस फायर पगोडा गू को सक्सेसफुली रिफाइन कर लेगा। पिछले कंटेस्ट से अलग, क्योंकि ये मार्शल ड्यूल फॉर्मेट में था, जब भी वो एक खास स्टेज पर पहुंचेंगे दोनों रिफाइनर्स को एक दूसरे पर एक बार अटैक करने का मौका मिलेगा। सबकी नजरों के नीचे फैंग युआन और फंग जिन हुआंग एक दूसरे के आमने सामने बैठ गए। हर एक स्टेज के एक कोने पर उनके बीच लगभग 207 कदमों का फासला था। ड्यूल शुरू हुआ। फैंग युआन ने तुरंत रिफाइनमेंट मटेरियल्स को इंस्पेक्ट किया। उससे हर मटेरियल की पूरी समझ होनी चाहिए थी। अगर कुछ मटेरियल्स में कमी होती तो यह गू रिफाइनमेंट पर बहुत बुरा असर डालता। फैंग युआन ने बहुत ध्यान से चेक किया। कभी कभी टास्क ऑर्गेनाइजर्स जानबूझकर कुछ खराब मटेरियल सप्लाई करते थे और उनमें ऐसी छेड़छाड़ करते थे कि कमी छिपी रहे जिससे गू मास्टर उन्हें आसानी से पकड़ ना पाए। अगर वो सच में धोखा खा जाते तो गू रिफाइन करते वक्त काफी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। इस अरेंजमेंट का प्रैक्टिकल महत्व था। आमतौर पर गू रिफाइन करते वक्त गू मास्टर्स को हमेशा परफेक्ट रिफाइनमेंट मटेरियल्स नहीं मिल पाते थे। कभी कभी कुछ नुकसान हो जाता था क्योंकि मटेरियल्स शायद बहुत लंबे समय से स्टोर किए गए हों या शायद ट्रांसपोर्ट करते वक्त या लड़ाइयों में चीते वक्त खराब हो गए हों। या हो सकता है मार्केट में घटिया क्वालिटी के रिफाइनमेंट मटेरियल्स बेचे जा रहे हों जिनको गू मास्टर को खुद ही पहचानना पड़ता था। इसीलिए गू रिफाइनमेंट मटेरियल्स को इंस्पेक्ट करना रिफाइनमेंट पाथ अटेनमेंट का एक हिस्सा था। 5 ऑरिफिसेस फायर पगोडा गू को रिफाइन करने के इस ड्यूल में कन्वेंशन ने 1000 तरह के मटेरियल सप्लाई किए थे। एक भी गू वर्म नहीं था, वो सब घास, फूल, पत्थर, हड्डियां और ऐसी ही चीजें थी। फैंग युआन ने सभी मटेरियल्स को इंस्पेक्ट किया, पूरा 1 घंटा लगाकर। उसके बाद उसने कन्वेंशन द्वारा दी गई गू रेसिपी को इंस्पेक्ट किया। कुल मिलाकर 5 गू रेसिपीज थी। रैंक 1 सिंगल एपर्चर चारकोल गू, रैंक 2 डबल ऑरिफिस स्टोव गू, रैंक 3 3 ऑरिफिसेस फायर हट गू, रैंक 4 4 ऑरिफिसेस फायर टावर गू और साथ हाई रैंक 5 5 ऑरिफिसेस फायर पगोडा गू। ये 5 गू वॉर्म्स एक सीरीज द जिनका ओरिजिन एक ही था। 5 ऑरिफिसेस फायर पगोडा गू को रिफाइन करने का पहला स्टेप था रैंक 1 सिंगल ऑरिफिस चारकोल गू को बड़ी क्वांटिटी में रिफाइन करना। फिर सिंगल ऑरिफिस चारकोल गू को मेन मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करके डबल ऑरिफिस स्टोव गू रिफाइन करना। रैंक 1 से रैंक 2, रैंक 2 से रैंक 3, रैंक 3 से रैंक 4 और फिर रैंक 4 से रैंक 5, आखिर में 5 ऑरिफिसेस फायर पगोडा गू रिफाइन करना।
क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप्स दिए और प्रोसेस लंबा था, दोनों तरफ को 1000 तरह के गू रिफाइनमेंट मटेरियल्स दिए गए थे। फैंग युआन के विजडम पाथ मेथड से वो गू रेसिपी को मॉडिफाई कर सकता था और गू रिफाइनमेंट प्रोसेस के कुछ स्टेप्स कम कर सकता था। वो दिए गए मटेरियल से सीधे 5 ऑरिफिसेस फायर पगोडा गू भी रिफाइन कर सकता था। लेकिन कुछ सोचने के बाद फैंग युआन ने ये आइडिया छोड़ दिया और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने का फैसला किया। इसके बहुत सारे कारण थे। पहला, वो यहां विजडम गू पर निर्भर नहीं रह सकता था। दूसरा, गू रेसिपीज को मॉडिफाई करने में बहुत टाइम लगता और इसमें फायदे से ज्यादा नुकसान होता। और तो और, ये एक मार्शल ड्यूल था, दोनों तरफ गू रिफाइनमेंट को डिस्टर्ब करने के लिए कुल 5 बार अटैक कर सकते थे। अगर इससे सीधे रिफाइन करने की गू रेसिपी इस्तेमाल की जाती तो एक बार प्रोसेस डिस्टर्ब होने पर पिछली सारी मेहनत बर्बाद हो जाती। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना ज्यादा स्टेबल था। जब फैंग युआन गू रिफाइनमेंट मटेरियल्स को इंस्पेक्ट कर रहा था, टैब फंग जिन हुआंग गू रेसिपीज चेक कर रही थी। जब फैंग युआन गू रेसिपीज इंस्पेक्ट कर रहा था, टैब फंग जिन हुआंग ने रिफाइनमेंट मटेरियल्स को बहुत ध्यान से चेक किया। ऑर्डर अलग था, लेकिन जब उन्होंने गू रिफाइनमेंट शुरू किया तो वो लगभग एक हाई टाइम पर था। आखिरकार उन्होंने शुरू कर ही दिया। उन्होंने मटेरियल्स और गू रेसिपीज चेक करने में 1 घंटे से ज्यादा का टाइम लिया। वो सच में बहुत पेशेंट हैं। यह कंटेस्ट इमॉर्टल क्रेन सेक्ट और स्पिरिट एफिनिटी हाउस की इज्जत का सवाल है। ये दो एंशिएंट सेक्ट्स की रेपुटेशन की लड़ाई है। देखने वालों ने बातें शुरू कर दी। कुछ फंग जिन हुआंग के पक्ष में थे जबकि कुछ फैंग युआन को बहुत अच्छा समझ रहे थे। ऑडियंस में 2 फैक्शंस भी बन गए थे। स्पिरिट एफिनिटी हाउस के ज्यादा संख्या वाले डिसाइपल्स इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के डिसाइपल्स को घूर घूर कर देख रहे थे। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के ग्रुप को लीड कर रहे एल्डर्स के चेहरे पर टेंशन थी। फैंग युआन ने गट्स गू को शर्त में लगा दिया था बिना इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के हाई अप्स को रिपोर्ट किए, और उन्हें इस बात से अच्छा नहीं लग रहा था। शुरू में फैंग युआन और फंग जिन हुआंग की रिफाइनमेंट टेक्निक्स एक जैसी थी। इस प्रोसेस के दौरान फैंग युआन ने अपनी स्किल रिफाइनमेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करके धीरे धीरे फंग जिन हुआंग को पीछे छोड़ना शुरू किया। वो तेजी से आगे बढ़ रहा था और धीरे धीरे एक हल्की सी लीड हासिल कर ली थी। आखिरकार फैंग युआन के पास अपनी पिछली जिंदगी का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था, जबकि फंग जिन हुआंग ने भले ही इमॉर्टल गू का इस्तेमाल करके ड्रीम रेल्म एक्सप्लोर किया था और अपनी रिफाइनमेंट पाथ अटेनमेंट तेजी से बढ़ाई थी, उसके पास अभी भी उन्हें प्रैक्टिस में लाने की टेम्परिंग की कमी थी। फैंग युआन को पकड़ने के लिए फंग जिन हुआंग ने एक रिफाइनमेंट पाथ किलर मूव इस्तेमाल किया। डबल एक्शन। उसके हाथ कान पे और आग का गोला जिसे वो मेंटेन कर रही थी, अचानक 2 हिस्सों में टूट गया। 2 आग के गोले बन गए। रिफाइनमेंट पाथ किलर मूव, स्मॉल विशफुल हैंड। 2 छोटे और कम्पैक्ट हाथ फंग जिन हुआंग के दिमाग से बाहर निकले, पूरी तरह से विल से बने हुए, जड़े जैसी चमक छोड़ रहे थे। फंग जिन हुआंग के दोनों हाथ लगातार दोनों आग के गोलों की इंटेंसिटी और टेम्परेचर को रेगुलेट और कंट्रोल कर रहे थे, जबकि 2 छोटे विशफुल हैंड्स मटेरियल्स पकड़कर आग में फेंक रहे थे। शानदार। एक के बाद एक 2 किलर मूव्स का इस्तेमाल। फंग जिन हुआंग पूरी तैयारी से आई है। अब उसकी स्पीड फैंग युआन से बहुत ज्यादा तेज है। स्पेक्टेटर्स के बीच जोर शोर से चर्चाएं होने लगी। चैप्टर 854 फंग जिन हुआंग से मुकाबला 2/4, एक के बाद एक 2 इमॉर्टल किलर मूव्स का इस्तेमाल। मस्क के नीचे फैंग युआन की नजर चाकू की तरह तेज थी, लेकिन उसने तुरंत अपनी नजर अपने हाथों में लगी आग की तरफ कर ली। फ्यू, बाल बाल बचे। स्टेज के बाहर स्पिरिट एफिनिटी हाउस की एक फीमेल डिसाइपल ने राहत की सांस ली। सीनियर सिस्टर कीन हवैन, क्या बाल बाल बचा? मैंने साफ देखा कि फर्स्ट सीनियर सिस्टर जिन हुआंग ने एक के बाद एक 2 रिफाइनमेंट पाथ किलर मूव्स इस्तेमाल किए और तुरंत बराबरी कर ली। स्पिरिट एफिनिटी हाउस की एक और फीमेल डिसाइपल कीन हुआन के पास बैठी थी। उसका चेहरा गोल मटोल था। उसका नाम सन याओ था और उसने ये बात क्यूरियोसिटी से पूछी। जूनियर सिस्टर सन याओ, तुम्हें ये समझना होगा कि ये ड्यूल पहले वालों से अलग है। ये एक मार्शल ड्यूल है। मार्शल ड्यूल्स में रिफाइनर्स दूसरे के रिफाइनमेंट को डिस्टर्ब करने के लिए अटैक कर सकते हैं। कीन हवान ने सब्र से समझाया। अच्छा, वो ऐसा कर सकते हैं? मेरे लिए तो नॉर्मली गू रिफाइन करना ही इतना मुश्किल है, लेकिन अगर उसके ऊपर मुझे डिस्टर्ब भी किया जाए। हे भगवान! सन याओ ने अपने होठ सिकोड़ लिए, एक ऐसा एक्सप्रेशन देते हुए जैसे वो ऐसी चीज इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। यह मार्शल ड्यूल फॉर्मेट साफ तौर पर किसी को परेशान करने के लिए बनाया गया है। जिसने भी ये सोचा है वो सच में बहुत स्ट्रिक्ट है। नहीं, कीन हुआन के चेहरे पर हालांकि अप्रूवल का भाव था। डिस्टर्बेंसेस को सहन कर पाना रिफाइनमेंट पाथ के सबसे जरूरी पहलुओं में से एक है।
हमारी कल्टिवेशन जर्नीज में शायद एक दिन हम पर स्नीक अटैक हो जाए जब हम गू रिफाइन कर रहे हों। असल में कई बार जब हम सेक्ट से बाहर मिशंस पूरा करने जाते हैं तो गू वॉर्म्स को होने वाले हर तरह के नुकसान की वजह से हमें अक्सर जंगल में नए गू रिफाइन करने पड़ते हैं। इसी लॉजिक से जब हम एक मजबूत दुश्मन का सामना कर रहे हों और पता चले कि दुश्मन गू रिफाइन कर रहा है तो हम भी स्नीक अटैक करना और दुश्मन को सरप्राइज करना चुनेंगे, जिससे बैटल की सिचुएशन हमारे फेवर में हो जाए। यह मार्शल ड्यूल फॉर्मेट का प्रैक्टिकल महत्व है। जूनियर सिस्टर सन याओ, तुम ये भी जानती हो कि गू मास्टर्स को रिफाइनमेंट प्रोसेस के दौरान अपना पूरा कंसंट्रेशन लगाना पड़ता है, क्योंकि हल्की सी लापरवाही भी फेलियर और बैकलैश का कारण बन सकती है। लेकिन जब तुम बाहर गू रिफाइन करती हो तो तुम्हें अपने आसपास के माहौल पर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। फर्स्ट सीनियर सिस्टर जिन हुआंग ने अभी अभी एक के बाद एक डू रिफाइनमेंट पाथ किलर मूव्स इस्तेमाल किए। ये एक रिस्की मूव था, क्योंकि जिस पाल उसने किलर मूव एक्टिवेट किया उसका पूरा ध्यान नेचुरली अन गू वॉर्म्स पर चला गया जो किलर मूव बना रहे थे। अगर ये कोई आम गू मास्टर होता तो किलर मूव एक्टिवेट करने में अपना ध्यान बताने पर शायद आग पर से कंट्रोल खो देता और गू रिफाइनमेंट में फेल हो जाता। अगर इस वक्त फैंग युआन अस शैतान ने फर्स्ट सीनियर सिस्टर जिन हुआंग पर हमला किया होता तो ये उसके लिए काफी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता था। कीन हुआन की एक्सप्लेनेशन सुनकर सन याओ को एहसास हुआ तो ऐसी बात थी, टैब तो ये सच में खतरनाक था। शुक्र है अस शैतान फैंग युआन ने अटैक नहीं किया, क्योंकि फैंग युआन ने बार बार क्रूशियल मोमेंट्स पर ब्लड पाथ रिफाइनमेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल किया था। स्पिरिट एफिनिटी हाउस के डिसाइपल्स जो उससे नफरत करते द यूज प्राइवेट में शैतान कहते थे। हालांकि असल में सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 बड़े एंशिएंट सेक्ट्स में बहुत सारे शैतान थे, जैसे कि इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के तीसरे सुप्रीम एल्डर लॉर्ड टाइगर डेमन अपने शुरुआती सालों में एक डिमोनिक पाथ गु इमॉर्टल द, जिसके बाद उन्हें इमॉर्टल क्रेन सेक्ट ने रिक्रूट कर लिया था। जो सेक्ट इस चीज को सबसे ज्यादा दिखाता था वो असल में स्पिरिट एफिनिटी हाउस हाई था। मरहूम स्वॉर्ड इमॉर्टल बोकिंग डिमोनिक पाथ का एक शख्स था जिसका नेचर बेहद खूनी था, लेकिन स्पिरिट एफिनिटी हाउस की फेरी मो याओ के प्यार से सुधर गया। आखिर में बोकिंग को स्पिरिट एफिनिटी हाउस में रिक्रूट कर लिया गया। अभी फेरी बाइकिंग और फंगजियोगे की कहानी दूर दूर तक फैली हुई थी और फंगजियोगे भी पहले डिमोनिक पद से था। सेंट्रल कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा था और बेहतरीन चैंपियंस पैदा करने के लिए मशहूर था। वक्त वक्त पर कुछ हैरान कर देने वाले डिमोनिक कल्टिवेटर्स और लोन कल्टिवेटर्स आते थे जो दुनिया को हिला देते थे। ओवरऑल सिचुएशन पर कंट्रोल बनाए रखने और अपने इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 बड़े एंशिएंट सेक्ट्स इन लोगों को रिक्रूट कर लेते थे। ये उनकी अथॉरिटी को आसान तरीके से बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका था। उसने अटैक नहीं किया। कितने अफसोस की बात है। फंग जिन हुआंग ने मन ही मन आह भरी। उसके सामने जल रही 2 आग की लपटों में से एक अचानक बुझ गई। ये क्या हो रहा है? ऑडियंस में बैठे लोग भी इख्तियार चिल्ला पड़े। कहीं ऐसा तो नहीं कि अस शैतान फैंग युआन ने पहले ही अटैक कर दिया और फर्स्ट सीनियर सिस्टर को डिस्टर्ब कर दिया, जिससे आधा गु रिफाइनमेंट फेल हो गया? ये शैतान बहुत चालाक है। उसने कौन सा अटैक इस्तेमाल किया, हमने तो देखा भी नहीं। सन याओ ने चिंता से चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज में फैंग युआन के लिए नफरत भरी हुई थी। नहीं, ये सही नहीं है। इस ड्यूल को होस्ट कर रहे एल्डर ने कुछ नहीं कहा। इसका मतलब है कि अस शैतान फैंग युआन ने अटैक नहीं किया। तो ऐसी बात थी। कीन हुआन की ईर्ष्या की चमक उठी जब उससे अचानक एहसास हुआ ओरिजिनली फर्स्ट सीनियर सिस्टर ने डू किलर मूव्स इस्तेमाल करने का दिखावा किया था। यह फैंग युआन को यूएस पर अटैक करने के लिए उकसाने का एक जाल था। अगर फैंग युआन अटैक करता तो उस पाल उसका दिमाग उसके अटैक पर फोकस्ड होता, जिससे एक कमजोरी सामने आती। फर्स्ट सीनियर सिस्टर के पास तब सक्सेसफुली काउंटर अटैक करने का ज्यादा चांस होता। हे भगवान, क्या सच में ऐसा था? सन याओ का छोटा गोल मटोल मुंह इस कॉन्टेस्ट के पीछे चल रही दिमागी लड़ाई से हैरानी में खुला रह गया। कीन हुआन का एक्सप्रेशन सीरियस था। मैं भी अभी अभी धोखा खा गई थी। असलियत यह है कि फर्स्ट सीनियर सिस्टर ने एक जाल बिछाया, लेकिन उस शैतान फैंग युआन ने उससे समझ लिया और बेवकूफ नहीं बना। जूनियर सिस्टर सन याओ, ध्यान से देखो, यह कॉन्टेस्ट बेहद शानदार होने वाला है। इन दोनों के बीच का मुकाबला इस जनरेशन का बिल्कुल बेस्ट है। ओके। सन याओ ने सर हिलाया। उसकी ईर्ष्या बिना पलक झपकाए स्टेज को घूर रही थी। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 बड़े एंशिएंट सेक्ट्स हमेशा से एक दूसरे से कड़ी टक्कर में रहे हैं। ना सिर्फ उनके गु इमॉर्टल्स compete करते हैं, बल्कि उनके डिसाइपल्स के बीच भी ऐसी हाई कंपटीशन होती है।
इसमें कोई शक नहीं था कि फंग जिन हुआंग सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 बड़े एंशिएंट सेक्ट्स के इस जनरेशन की सबसे बेस्ट थी। लेकिन हु इमोर्टल ब्लेस्ड लैंड के कॉन्टेस्ट में फैंग युआन अचानक से आ गया और फंग जिन हुआंग को पहाड़ से नीचे धकेल दिया। पर्दे के पीछे की घटनाओं के बारे में सन याओ और कीन हुआन जैसे डिसाइपल्स को नहीं बताया गया था, और यहां तक कि इमोर्टल क्रेन सेक्ट के अपने डिसाइपल्स और उनके ज्यादातर एल्डर्स सोचते थे कि फैंग युआन एक जीनियस डिसाइपल था जिसे सेक्ट ने चुपके से तैयार किया था। पिछले राउंड में फंग जिन हुआंग हार गई थी, और इस ड्यूल में, जिसमें फंग जिन हुआंग अपनी इज्जत वापस पाना चाहती थी, 10 बड़े एंशिएंट सेक्ट्स के बेस्ट डिसाइपल्स के बीच का मुकाबला शामिल था। यह स्पिरिट एफिनिटी हाउस और इमोर्टल क्रेन सेक्ट के बीच एक छिपी हुई टक्कर थी। इसीलिए लगभग सारी ऑडियंस एक सवाल पूछ रही थी, यंगर जनरेशन के बीच सबसे बेस्ट गू मास्टर कौन था? जो वो नहीं जानते तो वो ये था, फैंग युआन पहले एक गू इमोर्टल बन चुका था। भले ही वो सिर्फ एक इमोर्टल ज़ॉम्बी था, वो एक ऐसा शख्स बन चुका था जिसे वो अब समझ नहीं सकते थे। वहीं फंग जिन हुआंग के पास ड्रीम विंग्स इमोर्टल गू था, और उसने उस पहले एक्टिवेट कर लिया था, जिससे उस बहुत बड़े फायदे माइल थे। देखने वाले सिर्फ ऊपरी बातें देख सकते थे, लेकिन दोनों कंपेटिटर्स ने रेप्यूटेशन वाले एस्पेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। फंग जिन हुआंग पहले ही काफी मैच्योर हो चुकी थी और समझ गई थी कि फायदे क्या होते हैं, जबकि फैंग युआन उसकी मैच्योरिटी से कहीं आगे था। कंपटीशन जारी रहा। फैंग युआन ने फंग जिन हुआंग का जाल समझ लिया था, लेकिन फंग जिन हुआंग के 2 किलर मूव्स के बीच स्मॉल विशफुल हैंड असली था। यह डबल एक्शन की तरह नहीं था, जो सिर्फ एक दिखावा था। विल से बने 2 छोटे हाथों की मदद से फंग जिन हुआंग की रिफाइनमेंट स्पीड फैंग युआन से थोड़ी ज्यादा थी, और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, दोनों के बीच का फासला धीरे धीरे बढ़ता गया। लेकिन यह फासला साफ नहीं था। फैंग युआन ने अपनी रिदम बनाए रखी, और सिर्फ गू रिफाइनमेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए बिना किसी किलर मूव के उसने आग को बनाए रखा और अब लगभग मटेरियल्स प्रोसेस कर चुका था। उसने गू रिफाइनमेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल किया, ना कि रिफाइनमेंट पाथ किलर मूव्स का। टेक्निक्स सिर्फ स्किल्स और एक्सपीरियंस का जोड़ थी। वो गू रिफाइनमेंट की नींव थी। बहुत माहिर। भले ही वो दुश्मन है, ने ये मानने से खुद को रोक नहीं सकती कि इस शैतान फैंग युआन की गू रिफाइनमेंट में फाउंडेशन बहुत सॉलिड है। यहां तक कि हमारे सेक्ट के कुछ एल्डर्स के पास भी इतनी सॉलिड फाउंडेशन नहीं है। कीन हवैन ने अचानक आह भरी, काफी देर तक लगातार देखने के बाद। उसके पास इतनी सारी गू रिफाइनमेंट टेक्निक्स की समझ है, उसने अब तक कम से कम 30 तरह की इस्तेमाल की हैं। लेकिन मुझे लगता है हमारी फर्स्ट सीनियर सिस्टर अभी भी ज्यादा कमाल की हैं। वो शुरू में थोड़ा पीछे रह गई थी, लेकिन बाद में जल्दी से बराबरी कर ली। ए फ्लैट, चाहे वो शैतान फैंग युआन कितना भी पीछा करे, वो उससे पकड़ नहीं पाएगा। यह स्मॉल विशफुल हैंड किलर मूव सच में बहुत कन्वीनियंट है, सन याओ ने तारीफ करते हुए कहा। नहीं, कीन हवैन ने सर हिलाया। फर्स्ट सीनियर सिस्टर की लीड जरूरी नहीं कि अच्छी बात हो। एक किलर मूव को मेंटेन करने के लिए प्राइमेवल एसेंस की जरूरत होती है, और ये दिमाग पर भी बहुत जोर डालता है। इसके आगे वो शैतान फैंग युआन सिर्फ बेसिक गू रिफाइनमेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहा है, जिनका दिमाग पर उतना बोझ नहीं पड़ता। जैसे जैसे ये चलता रहेगा, उसका दिमाग फर्स्ट सीनियर सिस्टर से कम थका हुआ होगा, जो गू रिफाइनमेंट के आखिरी स्टेजेस में बहुत मदद करेगा। अच्छा, ऐसा है तो क्या फर्स्ट सीनियर सिस्टर खतरे में नहीं है? सीनियर सिस्टर कीन हवैन, आप कह रही हैं कि फर्स्ट सीनियर सिस्टर ने रिफाइनमेंट पाथ किलर मूव इस्तेमाल करके लीड हासिल की, लेकिन इसके बजाय वो डिसएडवांटेज में है? भले ही आपकी बातें अजीब लग रही हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सन याओ को सिर दर्द महसूस होने लगा। ही जूनियर सिस्टर सन याओ, यही रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन का कमाल है। तुमने अभी अभी अपनी कल्टिवेशन जर्नी शुरू की है और अभी तक बहुत सी चीजों के कांटेक्ट में नहीं आए हो, तुम धीरे धीरे फ्यूचर में उन्हें समझ जाओगी। कीन हवैन ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अंदर से वो भारी महसूस कर रही थी। ये शैतान फैंग युआन बहुत माहिर है। वो सिर्फ बार बार गू रिफाइनमेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करके फर्स्ट सीनियर सिस्टर के साथ कदम मिला रहा है। भले ही चाहे फर्स्ट सीनियर सिस्टर ने एक रिफाइनमेंट पाथ किलर मूव इस्तेमाल किया है, वो एक बड़ी लीड नहीं बना पा रही है। ये ऐसे नहीं चल सकता। फंग जिन हुआंग को कुछ दिमागी थकान महसूस हो रही थी। कंपटीशन शुरू हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी, और दोनों तरफ अभी भी रैंक 1 सिंगल ऑरिफिस चारकोल गू रिफाइन करने के स्टेज पर थे। लॉजिक के हिसाब से फंग जिन हुआंग की मेंटल एनर्जी अभी भी भरपूर होनी चाहिए थी, और थकान की हालत में नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अंदाजा एक चीज थी, असली कंपटीशन बिल्कुल अलग हो सकता था।
फंग जिन हुआंग स्टेज के बाहर से आ रही नजरों को नजरअंदाज कर सकती थी। उसके टैलेंट्स कमाल के थे और गु इमॉर्टल्स के पेरेंट्स होने के साथ वो बचपन से हाई अटेंशन का सेंटर रही थी। इसकी आदत हो चुकी थी। फंग जिन हुआंग पर प्रेशर मुख्य रूप से फैंग युआन से आ रहा था। फैंग युआन ने एक बेजोड़ सॉलिड फाउंडेशन दिखाई और सिर्फ गु रिफाइनमेंट टेक्निक्स पर निर्भर होकर फंग जिन हुआंग के साथ कदम मिला रहा था। जबकि उसने एक रिफाइनमेंट पाथ किलर मूव इस्तेमाल किया था, वो प्रोग्रेस में उससे बहुत ज्यादा आगे नहीं निकल पा रही थी। फैंग युआन के असाधारण परफॉर्मेंस और जबरदस्त अचीवमेंट्स ने दुनिया को उसके अटेनमेंट लेवल को ओवररेट करने पर मजबूर कर दिया था। फंग जिन हुआंग को ड्यूल से पहले हाई प्रेशर महसूस हो रहा था। ड्यूल शुरू होने के बाद फैंग युआन एक स्टेबल स्पीड से पीछा कर रहा था, जिससे फंग जिन हुआंग पर प्रेशर और बढ़ गया। यह प्रेशर फंग जिन हुआंग के दिमाग को बहुत थका रहा था। वो धीरे धीरे अंदर से थकी हुई और बेचैन महसूस करने लगी थी। लगता है मेरा रिफाइनमेंट पाथ क्वाजी ग्रैंड मास्टर अटेनमेंट फैंग युआन के रिफाइनमेंट पाथ अटेनमेंट से मैच नहीं कर सकता। मुझे क्या करना चाहिए? फंग जिन हुआंग ने गु रिफाइन करते हुए तेजी से सोचना और प्लान करना शुरू कर दिया। मैंने एक रिफाइनमेंट पाथ किलर मूव इस्तेमाल किया है, मेरा दिमाग भी तेजी से थक रहा है। ड्यूल अभी अभी शुरू हुआ है और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा फैंग युआन का एडवांटेज और भी साफ हो जाएगा। लेकिन अगर मेन किलर मूव इस्तेमाल करना बैंड कर दूं और सिर्फ गु रिफाइनमेंट टेक्निक से कंपीट करूं, तब भी मैं फैंग युआन से मैच नहीं कर सकती। मेरा सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि मेरे पास बहुत सारे रिफाइनमेंट पाथ किलर मूव्स हैं जो मैंने ध्यान से तैयार किए हैं। चैप्टर 855 फंग जिन हुआंग से मुकाबला 3 क्वार्टर्स। ड्यूल में ये शर्त थी कि वो सिर्फ कन्वेंशन द्वारा दिए गए मटेरियल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। भले ही वो अटैक्स कर सकते थे और रिफाइनमेंट पाथ किलर मूव्स का इस्तेमाल कर सकते थे, सोल या माइंड को अफेक्ट करने वाले कोई भी मेथड, जैसे कि माइंड को रिफ्रेश करना या सोल को मजबूत करना, पूरी तरह से माना थे। ये नियम फंग जिन हुआंग ने हाई बनाया था। यह फैंग युआन को ड्यूल के दौरान अपनी सोल को मजबूत करने के लिए गट्स गु इस्तेमाल करने से रोकने के लिए था। सोल और माइंड आपस में जुड़े हुए थे। फंग जिन हुआंग ने यह कदम फैंग युआन के इस एस्पेक्ट में एडवांटेज को लिमिट करने के लिए उठाया था, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि इस नियम का सबसे पहले नुकसान उससे ही होगा। वुश! अचानक फंग जिन हुआंग ने अपनी पिंकी फिंगर झटकी, जिससे एक सुनहरी रोशनी का छोटा सा अंश निकल पड़ा। सुनहरी रोशनी बेहद तेज थी, पलक झपकते हाई फैंग युआन तक पहुंच गई और फैंग युआन के हाथों में रिफाइनमेंट की आग को टारगेट किया। अगर सुनहरी रोशनी आग से टकरा जाती तो फैंग युआन की काबिलियत के बावजूद रिफाइनमेंट फेल हो जाता, उससे बैकलैश सहना पड़ता और फिर से शुरू करना पड़ता। लेकिन फैंग युआन जैसा सावधान इंसान इतने जरूरी एरिया की डिफेंस पर ध्यान कैसे नहीं देता? डिंग! एक साफ आवाज गूंजी। सुनहरी रोशनी आग से 3 इंच दूर थी जब वो एक अदृश्य बैरियर से टकरा गई और रोक दी गई। फैंग युआन की नजर शांत थी, उसके हाथों में आग पर जरा सा भी असर नहीं हुआ। फंग जिन हुआंग का अटैक फैंग युआन ने बिना पलक झपकाए रोक दिया। इस अटैक के डिफेंड होने के बाद हाई स्टेज के बाहर गु मास्टर्स ने रिएक्ट किया। स्पिरिट एफिनिटी हाउस की फंग जिन हुआंग ने सबसे पहले अटैक शुरू किया, लेकिन अटैक को इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के फैंग युआन ने रोक दिया। ये अभी अभी कौन सा अटैक था, कितना तेज था? फंग जिन हुआंग ने अपनी चॉइस में गलती कर दी। फैंग युआन इतने जरूरी एरिया को डिफेंड कैसे नहीं करेगा? इससे अच्छा होता कि वो सीधे फैंग युआन पर अटैक करती और उस जख्मी कर देती। देखो, फंग जिन हुआंग फिर से एक रिफाइनमेंट पाथ किलर मूव इस्तेमाल कर रही है। स्टेज के बाहर शोर शराबा था, लेकिन स्टेज के अंदर सीन शांत था, बाहर की सारी आवाजों से अलग। दुश्मन के जरूरी हिस्सों पर अटैक करना और फिर इस रिलेटिव सुरक्षा के पैल का इस्तेमाल करके एक और रिफाइनमेंट पाथ किलर मूव इस्तेमाल करना। फैंग युआन ने फंग जिन हुआंग पर एक नजर डाली, मन ही मन ठंडी मुस्कान के साथ सोचा, लगता है तुम अपनी पूरी ताकत लगा रही हो। फंग जिन हुआंग के लायक हो, अपनी जवानी में भी तुम अपनी ताकतों और कमजोरियों से गहरी तरह से वाकिफ हो। मुझे कहना पड़ेगा ये एक समझदारी भरा फैसला है। फैंग युआन ने उसकी मन ही मन तारीफ की, लेकिन वो अभी भी बेअसर रहा, पहले की तरह हाईगु रिफाइन करता रहा। फंग जिन हुआंग ने फैंग युआन की रिफाइनमेंट आग पर अटैक करने के लिए एक कीमती मौका इस्तेमाल किया और इस मौके का फायदा उठाकर एक दूसरा रिफाइनमेंट पाथ किलर मूव इस्तेमाल किया। डू किलर मूव्स की मदद से उसकी रिफाइनमेंट स्पीड तेजी से बढ़ गई और धीरे धीरे फैंग युआन पीछे छूट गया। फैंग युआन से प्रेशर हटने के बाद फंग जिन हुआंग को तुरंत थोड़ा आराम महसूस हुआ, उसके अंदर का एक टेंशन का पर्दा उठ गया और उसकी रिफाइनमेंट स्पीड थोड़ी और बढ़ गई। इस ड्यूल में
फैंग युआन और फंग जिन हुआंग दोनों के पास अटैक करने के 5-5 मौके थे। क्योंकि ये सिर्फ एक ड्यूल था, ना कि जिंदगी और मौत की लड़ाई, हर बार अटैक करते वक्त वो जो पावर इस्तेमाल कर सकते थे वो एक खास लेवल तक सीमित थी। पहली बार उन्हें सिर्फ रैंक 1 गू इस्तेमाल करने की इजाजत थी। दूसरी बार वो रैंक 2 गू इस्तेमाल कर सकते थे, और इसी तरह 5वीं बार तक, जहां वो रैंक 5 गू इस्तेमाल कर सकते थे। डिफेंस के साथ भी यही था, वो सिर्फ करस्पॉन्डिंग रैंक के गू वॉर्म्स इस्तेमाल कर सकते थे। यह फैंग युआन के लिए एक और सीमा थी। फैंग युआन आखिरकार एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी था, जिसके पास एक इमॉर्टल किलर मूव था। अगर यूएस पर जायंट हैंड से अटैक किया जाता तो फंग जिन हुआंग के लिए उस रोकना मुश्किल होता। ऑफ कोर्स, फंग जिन हुआंग के पेरेंट्स गू इमॉर्टल तो उसके शरीर में नेचुरली इमॉर्टल एसेंस के साथ इमॉर्टल गू और गू इमॉर्टल्स की विल या इमोशन होंगे। फैंग युआन के यूज सच में मारने की संभावना ज्यादा नहीं थी। इस बार वो एक लीड हासिल करने के लिए एक साथ दो रिफाइनमेंट पाथ किलर मूव्स इस्तेमाल कर रही है। स्टेज के बाहर सन याओ ने जोश से चिल्लाया। हाँ, अफसोस की बात है कि उसने अटैक के 5 मौकों में से एक इस्तेमाल कर लिया। लेकिन यह भी एक क्लासिक टैक्टिक है, हमें नतीजा जानने के लिए रिफाइनमेंट के रिजल्ट का इंतजार करना होगा। कीन हवान ने स्टेज को घूरते हुए सोचा। वक्त गुजरता रहा। फैंग युआन फंग जिन हुआंग से और पीछे होता गया, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो जरा सा भी जल्दबाजी में नहीं था, जैसे कि उसका फंग जिन हुआंग को ओवरटेक करने का कोई इरादा है ना हो। फैंग युआन अभी भी गू रिफाइनमेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहा था, स्टेप बाय स्टेप सिंगल ऑरिफिस चारकोल गू रिफाइन कर रहा था, जबकि फंग जिन हुआंग ने रैंक 2 डबल ऑरिफिस स्टोव गू रिफाइन करना शुरू कर दिया था। जल्द ही स्टेज के बाहर तारीफों और आहों की आवाजें सुनाई देने लगी। फंग जिन हुआंग ने एक तीसरा रिफाइनमेंट पाथ किलर मूव इस्तेमाल किया, अपनी स्पीड एक बार फिर बढ़ा ली। 1 घंटे बाद फंग जिन हुआंग ने फैंग युआन पर अटैक किया, और जब फैंग युआन ने डिफेंड किया, इस मौके का फायदा उठाकर उसने एक चौथा रिफाइनमेंट पाथ किलर मूव इस्तेमाल किया। 4 किलर मूव्स एक साथ इस्तेमाल किए गए। फंग जिन हुआंग के सामने 6 आग के गोले तैर रहे थे। हर गोले के साथ एक छोटा विशफुल हैंड था जो लगातार मटेरियल्स पकड़कर आग में फेंक रहा था। छोटे विशफुल हैंड्स की मदद से आग में फेंके गए गू रिफाइनमेंट मटेरियल्स की अजीब क्वांटिटी बेहद सटीक थी। 4 किलर मूव्स की मदद से फंग जिन हुआंग की रिफाइनमेंट स्पीड फैंग युआन से कब की आगे निकल चुकी थी, और जल्द ही उसने 3 ऑरिफिसेस फायर हट गू शुरू कर दिया, जबकि फैंग युआन ने अभी अभी डबल ऑरिफिस स्टोव गू रिफाइन करना शुरू किया था। फंग जिन हुआंग को जीत के साथ आगे बढ़ते हुए देखकर फैंग युआन को बहुत पीछे छोड़ते हुए बहुत से लोगों को शक हो रहा था, फैंग युआन आखिर कर क्या रहा था। सन याओ मुस्कुराई। फर्स्ट सीनियर सिस्टर की जीत पक्की है। कीन हुआन भी एक रिफाइनमेंट पाथ जीनियस थी जिसे स्पिरिट एफिनिटी हाउस बहुत अहमियत देता था, बस वो अभी तक मैच्योर नहीं हुई थी। वो भी सुन याओ की बातों से सहमत थी। अगर हालत ऐसे ही रहे तो फर्स्ट सीनियर सिस्टर के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। मेरी काबिलियत के हिसाब से मेरी मैक्सिमम लिमिट 5 रिफाइनमेंट पाथ किलर मूव्स मेंटेन करना है। लेकिन ये मार्शल ड्यूल फॉर्मेट है, मुझे फैंग युआन के अटैक से निपटने के लिए कुछ एनर्जी बचानी होगी। अटैक के 5 मौकों में से मैं पहले हाइडू इस्तेमाल कर चुकी हूं, जबकि फैंग युआन सिर्फ डिफेंड कर रहा है। कहीं मेरी शर्तें इतनी आसान तो नहीं थी कि वो हार मान रहा है। फंग जिन हुआंग को फैंग युआन का बिहेवियर समझ नहीं आ रहा था और एक पाल के लिए उस कुछ शक हुआ। 15 मिनट बीत गए। फंग जिन हुआंग ने 3 ऑरिफिसेस फायर हट गू रिफाइन करने में अच्छी प्रोग्रेस कर ली थी, वो आधे से ज्यादा काम कर चुकी थी। अभी फंग जिन हुआंग का दबदबा बेहद साफ था, वो फैंग युआन से बहुत बड़ी दूरी से आगे थी। अब अटैक करने का टाइम आ गया है। फैंग युआन की नज़र साफ थी, और जैसे ही उससे लगा कि वक्त आ गया है, उसने अपने इमॉर्टल एपिचर से एक गू वर्म भेजा। मैं अटैक कर रहा हूं, उसने अचानक धीरे से कहा। फंग जिन हुआंग का ध्यान तुरंत खींच गया। उसकी चमकदार और खूबसूरत एड़ी फैंग युआन को घूर रही थी, जबकि वो अपना गू रिफाइनमेंट जारी रखे हुए थी। आखिरकार अटैक कर रहा है, लेकिन मुझे पहले से चेतावनी देने का क्या कारण है? फंग जिन हुआंग बेहद सावधान थी। फैंग युआन हंसा। फंग जिन हुआंग, सावधान रहना, ये गू रैंक 1 गोस्ट फायर गू है। फंग जिन हुआंग ने अपनी एनी सिकोड़ ली। एक चौकस नजर उसकी आंखों से झलक गई जब उसने तेजी से सोचना शुरू किया। ये पक्का रैंक 1 गू है। यह फैंग युआन का पहला अटैक है, इसलिए वो सिर्फ रैंक 1 मेथड्स इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि घोस्ट फायर गू हो, शायद उसने वो गू मुझे धोखा देने के लिए दिखाया हो। आखिरकार एक गू वर्म की बहरी शक्ल को बदला जा सकता है।
मुझे बेहद सावधान रहने की जरूरत है। जब वो सोच रही थी, फैंग युआन ने अपने हाथ में गू वर्म एक्टिवेट किया। जिस पाल ये गू एक्टिवेट हुआ, ये एक छोटे से अजीब भूतिया आग के गोले में बदल गया, जो फिर धीरे धीरे फंग जिन हुआंग की तरफ बढ़ा। ये सच में घोस्ट फायर गू है? फंग जिन हुआंग थोड़ी हैरान थी। ठीक इसी वक्त घोस्ट फायर गू अचानक तेज हो गया और फंग जिन हुआंग की तरफ लपका आ गया। सिर्फ एक मामूली रैंक 1 घोस्ट फायर गू। फंग जिन हुआंग की एक कॉन्फिडेंस से तेजी से चमकी। उसने पहले ही काफी तैयारी कर ली थी और एक रैंक 1 घोस्ट फायर गू को आसानी से रोक सकती थी। जब घोस्ट फायर गू लपका, उसके पास फैंग युआन के लगातार अटैक्स करने की पॉसिबिलिटी के बारे में सोचने का भी वक्त था। लेकिन भूतिया आग अचानक रुक गई, फंग जिन हुआंग के पास आकर। उसके बाद भूतिया आग धीरे धीरे फंग जिन हुआंग के चारों तरफ घूमने लगी, उसके दोनों तरफ इधर उधर हिल रही थी। क्या? फंग जिन हुआंग अंदर से चौंक गई। फैंग युआन, इसका क्या मतलब है? अगले हाइपैल, उसका चेहरा उतर गया जब उससे एहसास हुआ। इस ड्यूल में गू मास्टर सिर्फ 1 मीटर की रंगे में डिफेंड कर सकता था। घोस्ट फायर गू ने फंग जिन हुआंग के आसपास के 1 मीटर के रंगे में प्रवेश नहीं किया, जिससे वो डिफेंड नहीं कर पा रही थी। आसपास तैरती भूतिया आग को सिर्फ फैंग युआन के अटैक के प्रोसेस का एक हिस्सा माना जा सकता था। वो मुझे दबाव में लाने के लिए रैंक 1 घोस्ट फायर इस्तेमाल कर रहा है, मेरा ध्यान बताने के लिए। फंग जिन हुआंग चतुर थी और जल्द ही इस कदम के पीछे का इरादा समझ गई। कितना शातिर है। स्टेज के बाहर बहुत से लोगों ने उसके प्लान को समझते हुए कहा। सन याओ गुस्से से भरी हुई थी। वो शैतान फैंग युआन नियम में एक लूपहोल का इस्तेमाल कर रहा है। तुम्हारे सामने एक भूतिया आग तैर रही हो, कौन गू रिफाइन करने पर कंसंट्रेट कर सकता है? क्या किसी को इसकी परवाह नहीं है? वो बहुत बेशरम है। कीन हवैन ने सर हिलाया, गंभीरता से कहते हुए, ड्यूल के नियम दोनों तरफ ने तय किए थे। ये पेंडिंग ऑफेंसिव भी मार्शल ड्यूल फॉर्मेट में एक क्लासिक बैटल टैक्टिक है, इससे बेशरम नहीं कहा जा सकता। कमबख्त। फंग जिन हुआंग के माथे से ठंडा पसीना निकलने लगा। भूतिया आग सोल को जख्मी कर सकती है। मैंने अपनी बहुत सारी मेंटल एनर्जी इस्तेमाल कर ली है। अगर मैं सच में इससे प्रभावित हो गई तो मैं जरूर गलती करूंगी। लेकिन अगर मैं सिर्फ अंधाधुंध डिफेंड करती रही तो मेरा दिमाग भूतिया आग की मूवमेंट को ऑब्जर्व करने में बंद जाएगा और मेरी गू रिफाइनमेंट स्पीड कम हो जाएगी। अभी भी एक रास्ता था। फंग जिन हुआंग एक अटैक शुरू कर सकती थी और इस भूतिया आग को नाश कर सकती थी। लेकिन यह फायदेमंद नहीं था, क्योंकि यह उसका तीसरा अटैक होता, जिसका मतलब था एक रैंक 3 मेथड। फैंग युआन के रैंक 1 घोस्ट फायर गू को कैंसिल करने के लिए एक रैंक 3 मेथड इस्तेमाल करना, चाहे कुछ भी हो, यह उसका नुकसान होता। शायद यही उसका इरादा है। वो मुझे अटैक का एक कीमती मौका इस्तेमाल करने के लिए लुभाना चाहता है। फंग जिन हुआंग ने दांत पीसते हुए फैंग युआन को देखा। एक भूतिया आग को कंट्रोल करने में भी किसी की मेंटल एनर्जी खर्च होती थी। लेकिन फैंग युआन सिर्फ गू रिफाइनमेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहा था और रिफाइनमेंट पाथ किलर मूव्स का नहीं। ये कहा जा सकता था कि उसकी मेंटल एनर्जी पूरी तरह से भरी हुई थी। एक भूतिया आग को कंट्रोल करने के लिए यह काफी से ज्यादा थी। ओह, मेरी भूतिया आग को नाश नहीं कर रही हो? ही, तुम सच में बहुत पेशेंट हो। फैंग युआन अचानक हंसा। तो एक और भूतिया आग के बारे में क्या ख्याल है? सबकी नजरों के सामने फैंग युआन ने एक दूसरा घोस्ट फायर गू निकला। फंग जिन हुआंग, ध्यान से देखो, ये रैंक 2 घोस्ट फायर गू है। फैंग युआन ने शांति से कहा। फंग जिन हुआंग के स्नीक अटैक्स के विपरीत उसने अपने मेथड्स को खुलेआम ऐलान किया। फैंग युआन के अटैक्स का स्टाइल फंग जिन हुआंग से बिल्कुल उल्टा था। फंग जिन हुआंग के डू अटैक्स तेज, सटीक और निर्दयी दुश्मन के जरूरी हिस्सों पर अटैक करके फैंग युआन को डिफेंस में मजबूर करते जबकि वो रिफाइनमेंट पाथ किलर मूव्स इस्तेमाल करने का मौका लेती थी। लेकिन फैंग युआन के मेथड्स को एक शब्द में वर्णन किया जा सकता था, स्लो। दूसरी भूतिया आग धीरे धीरे फंग जिन हुआंग की तरफ तैरती हुई आई, उसके सामने 1 मीटर दूर रुक गई। ये भूतिया आग रैंक 2 घोस्ट फायर गू से बनाई गई थी। ये पहली भूतिया आग से डबल साइज की थी। दोनों भूतिया आगे फंग जिन हुआंग के चारों तरफ घूम रही थी। फंग जिन हुआंग पर प्रेशर तेजी से डबल हो गया। चैप्टर 856 फंग जिन हुआंग से मुकाबला 4 क्वार्टर्स। दोनों भूतिया आगे इधर उधर घूम रही थी, कभी दूर जाती तो कभी पास आती। कोई सेट पैटर्न नहीं था। फंग जिन हुआंग को इन दोनों लपटों से सावधान रहना पड़ रहा था, साथ हाईगू रिफाइन करने पर भी ध्यान देना पड़ रहा था। फंग जिन हुआंग जल्द हाई से सहन नहीं कर पाई। बैंग! एक हल्की सी एक्सप्लोजन की आवाज गूंजी जब उसके कंट्रोल में से एक गू रिफाइनमेंट की आग बुझ गई।
आग के अंदर का गू वर्म पहले ही एक अधूरे फॉर्म में रिफाइन हो चुका था, लेकिन अफसोस, सब कुछ बर्बाद हो गया। पहली फर्स्ट सीनियर सिस्टर से गलती हो गई। कितने अफसोस की बात है, अस गू वर्म के सिर्फ आखिरी 3 स्टेप्स बचे थे। सन याओ ने गुस्से में अपना पैर पटका। कीन हुआन का चेहरा भी भारी था। ड्यूल शुरू होने के बाद से ये पहली गलती है। भले एचआई फर्स्ट सीनियर सिस्टर की फाउंडेशन गहरी है, लेकिन इतनी सारी चीजों को हैंडल करने के लिए अपना ध्यान बताना उसके लिए बहुत ज्यादा था। ए फ्लैट वो क्या करेगी? सन याओ ने उसकी तरफ देखा, जैसे सलाह मांग रही हो। कीन हवान बड़बड़ाई, अगर मैं होती तो मैं अभी एक रिफाइनमेंट पाथ किलर मूव को डिस्पेल कर देती। क्योंकि लीड बहुत बड़ी है, जब तक मैं इस लीड को बनाए रख सकती हूं और कोई और गलती नहीं करती, जल्दबाजी में दूसरा शख्स होगा। लेकिन एक किलर मूव को डिस्पेल करना यूज एक्टिवेट करने जैसा ही है, क्योंकि सिचुएशन में बदलाव लाने के लिए किसी को अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, जो एक कमजोरी का पाल पैदा कर सकता है। इस वक्त स्टेज पर फंग जिन हुआंग के मन में भी ऐसा ही ख्याल आया, क्या मुझे एक रिफाइनमेंट पाथ किलर मूव को डिस्पेल कर देना चाहिए? क्या ये फैंग युआन का इरादा है? नहीं, मेरे पास अभी भी एक रास्ता है। मैं अपने तीसरे मौके का इस्तेमाल करके एक सोनिक वेव भेजे सकती हूं और इन दोनों भूतिया आगों को एक साथ नष्ट कर सकती हूं। फंग जिन हुआंग जैसे जीनियसेस की हड्डियों में गर्व बसा होता है और वो हार मानने को तैयार नहीं होते। इस ख्याल पर फंग जिन हुआंग की आंखें चमक उठी, लेकिन जब उसने फैंग युआन की तरफ देखा, उसका दिल तुरंत ठंडा पड़ गया। फैंग युआन ने एक बुरा सा मस्क पहना हुआ था, उसकी चुभने वाली ठंडी एंगी मस्क के छेदों से बाहर झांक रही थी। उसके पीछे एक मुस्कुराता हुआ चेहरा लग रहा था जिसमें हल्का सा मजाक था। नहीं, इस नज़र से फंग जिन हुआंग का दिमाग कांप गया, यह फैंग युआन का जाल है। वो पहले से ही इसका इंतजार कर रहा है। जिस पाल में अपना तीसरा अटैक इस्तेमाल करूंगी, फैंग युआन इस मौके को पकड़कर तुरंत अटैक करेगा। उस वक्त मेरा दिमाग हद तक थक चुका होगा और मेरे लिए अटैक से निपटना बहुत मुश्किल होगा। शायद मैं डिफेंड भी ना कर पाऊं और उसके अटैक से मारी जाऊं। कम भक्त। फंग जिन हुआंग ने दांत पीसे, उसके माथे से ठंडे पसीने की एक बूंद सरक कर उसकी आईब्रो और गाल पर आ गई। ये ऐसे नहीं चल सकता, मुझे एक रास्ता ढूंढना होगा। मुझे क्या करना चाहिए? ध्यान से सोचो, जल्दी सोचो। बैंग। जब वो सोचने के प्रोसेस में थी, उसके कंट्रोल में एक और आग का गोला फट गया। ये एक्सप्लोजन पहले वाले से कहीं ज्यादा भयानक था। दूसरे आग के गोलों पर भी असर पड़ा। फंग जिन हुआंग ने जल्दी से अपने बिखरे हुए ख्यालों को हटाया और दूसरे आग के गोलों को स्टेबलाइज करने की पूरी कोशिश की। फर्स्ट सीनियर सिस्टर ने फिर से गलती कर दी। ये कैसे हो सकता है? अच्छा नहीं हुआ, फर्स्ट सीनियर सिस्टर जख्मी हो गई है। सन याओ ने अपने सर को हाथों में पकड़कर चिल्लाया। अस शैतान फैंग युआन ने यूज पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला। फर्स्ट सीनियर सिस्टर जरूर एक जरूरी काउंटरमेजर सोचने की कोशिश कर रही होगी और इसने गू रिफाइनमेंट की तरफ उसका ध्यान कम कर दिया, जिससे गलती हो गई। गू रिफाइनमेंट में फेलियर का मतलब है बैकलैश होगा। खुशकिस्मती से उसके जख्म ज्यादा गंभीर नहीं हैं। कीन हुआन की आवाज में उसकी घबराहट साफ झलक रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, लेकिन ये एक अच्छी चीज भी है। सन याओ को समझ नहीं आया और गुस्से में बड़बड़ाई, सीनियर सिस्टर कीन हवान, आप क्या कह रही हैं? फर्स्ट सीनियर सिस्टर गू रिफाइनमेंट में फेल हो गई और जख्मी भी हुई, ये एक अच्छी चीज क्यों है? उसने 2 आग के गोले खो दिए हैं, लेकिन इसके बजाय उसका दिमाग कुछ हद तक आजाद हो गया है। ए फ्लैट उसके पास मौजूदा हालत से निपटने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी है। कीन हवान ने एनालाइज किया। सन याओ ने अपनी छाती पर हाथ रखा जब उससे अचानक ये एहसास हुआ, सही बात है। ही। फैंग युआन फिर से हंसा। फैंग युआन की हंसी सुनते हाई फंग जिन हुआंग का दिल तुरंत डूब गया। उसने अपना सर उठाया और वकाई, फैंग युआन ने एक तीसरा गू वर्म निकला। फैंग युआन ने पहले की तरह ही कहा, ध्यान से देखो, ये एक रैंक 3 गोस्ट फायर गू है। अगले हाईपैल 3 भूतिया आगे फंग जिन हुआंग के चारों तरफ उड़ रही थी। कम भक्त। सन याओ ने गुस्से में अपना पैर पटका, ये शैतान बहुत बेशरम है। फर्स्ट सीनियर सिस्टर को अभी अभी सांस लेने की फुर्सत मिली थी और अब उसने एक और भूतिया आग भेजे दी। वो अभी भी फर्स्ट सीनियर सिस्टर को गलती करने पर मजबूर करने की सोच रहा है। ये सही है। कीन हुआन का चेहरा गंभीर था। इस तरह फर्स्ट सीनियर सिस्टर पर प्रेशर तेजी से बढ़ गया है। उस शायद अपनी बची हुई सारी अटेंशन डिफेंडिंग में लगानी पड़ेगी। सन याओ ने दांत पीसे, अनजाने में अपनी मुट्ठी लहराते हुए, ये शैतान अपने गू रिफाइन करने पर कंसंट्रेट नहीं कर रहा है, इसके बजाय वो अपनी मेंटल एनर्जी भूतिया आगों पर खर्च कर रहा है।
ये सही काम को नजरअंदाज करने का एक क्लासिक केस है। वो सच में बहुत बुरा है, मेरा मन कर रहा है उस कुछ मुंह के मारूं। कमबख्त, ये कैसे हो सकता है? फंग जिन हुआंग एक बड़ी मुसीबत में फंस गई। वो साफ तौर पर लीड में थी, लेकिन जब फैंग युआन ने एक कदम उठाया तो वो एक पैसिव स्टेट में धकेल दी गई। फंग जिन हुआंग जानती थी कि हालत बिल्कुल अच्छे नहीं थे। ड्यूल का टेम्पो पहले हाई फैंग युआन के कंट्रोल में आ चुका था। वो काउंटर अटैक करना चाहती थी, लेकिन उसके पास इतनी काबिलियत नहीं थी। 3 भूतिया आगे उसके चारों तरफ तैर रही थी। कभी कभी वो 1 मीटर की दूरी को भी पार कर लेती थी और फिर तुरंत पीछे हट जाती थी। वो साफ तौर पर फंग जिन हुआंग को चिढ़ाने के लिए मैनिपुलेट की जा रही थी। फंग जिन हुआंग आखिरकार एक जवान लड़की ही थी। वो फैंग युआन की इस छेड़छाड़ से गुस्से से भरी हुई थी, लेकिन उस निकाल नहीं पा रही थी। अगर वो इन 3 नफरत भरी भूतिया आगों से छुटकारा पाना चाहती तो उससे एक रिस्क लेना पड़ता। लेकिन रीजन ने फंग जिन हुआंग को बताया कि यूज जरूरी नहीं था कि वो रिस्क ले, क्योंकि 2 बार गलती करने के बाद भी उसके पास फैंग युआन से एक बड़ी लेद थी। जब तक वो इस दबदबे को बनाए रखती, जीत उसकी होती। लेकिन जब फंग जिन हुआंग ने 4 ओरिफिसेस फायर टावर गू रिफाइन करना शुरू किया, थोड़ी देर बाद फैंग युआन ने भी 4 ओरिफिसेस फायर टावर गू रिफाइन करना शुरू कर दिया। इस डिस्कवरी ने तुरंत फंग जिन हुआंग को चौंका दिया। ये कब हुआ कि उसने हमारे बीच का फासला कम कर लिया? नामुमकिन, उसने अभी तक एक भी रिफाइनमेंट पाथ किलर मूव इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन सच्चाई ये थी कि फैंग युआन ने सिर्फ गू रिफाइनमेंट टेक्निक्स पर निर्भर होकर, सिर्फ बेसिक स्किल्स का इस्तेमाल करके धीरे धीरे फासला कम किया था, और अनजाने में उसने फंग जिन हुआंग को पकड़ लिया था। स्टेज के बाहर गू मास्टर्स ने भी ये देख लिया। अजीब है, ये शैतान सच में बराबरी पर आ गया। स्पिरिट एफिनिटी हाउस की फीमेल डिसाइपल्स ने हैरानी से चिल्लाया। सच में सिर्फ गू रिफाइनमेंट टेक्निक्स पर निर्भर होकर रिफाइनमेंट पाथ किलर मूव्स को हराना। फैंग युआन की काबिलियत फंग जिन हुआंग से कहीं ज्यादा है। जो लोग फैंग युआन को ओवररेट करते थे, वो उस और ओवररेट करते रहे। ये कैसे हो सकता है? फैंग युआन ने जरूर चीटिंग की है। सब जानते हैं रिफाइनमेंट पाथ किलर मूव्स की ताकत। उसने एक भी किलर मूव इस्तेमाल नहीं किया लेकिन बराबरी कर ली। नामुमकिन। सन याओ असंतुष्ट थी। होस्ट कर रहे एल्डर की एग कैसी हैं? वो ड्यूल रोककर इस शैतान फैंग युआन की जांच क्यों नहीं कर रहा है? कीन हवैन ने हालांकि एक गहरी सांस ली। चुप रहो, जूनियर सिस्टर। गू रिफाइनमेंट टेक्निक्स नेचुरली रिफाइनमेंट पाथ किलर मूव से मैच नहीं कर सकती, लेकिन इस ड्यूल में वो किलर मूव्स को हरा सकती हैं। सीनियर सिस्टर, आपका क्या मतलब है? क्योंकि जीत का जरूरी फैक्टर साधन नहीं, बल्कि दोनों गू मास्टर्स खुद हैं। इस वक्त रिफाइनमेंट पहले हाई मिडल से लेटर स्टेजेस तक पहुंच चुका है। फैंग युआन का दिमाग अभी भी फ्रेश है, जबकि फर्स्ट सीनियर सिस्टर शुरू से ही अपने दिमाग पर जोर डाल रही है। जिस पाल उस आराम मिल सकता था, फैंग युआन ने गोस्ट फायर गू की धमकी देकर उस परेशान कर दिया। फर्स्ट सीनियर सिस्टर पहले ही थक चुकी है। उसके दिमाग में अजीब एनर्जी के बिना कोई भी शक्तिशाली रिफाइनमेंट पाथ किलर मूव्स सिर्फ एक सेकेंडरी रोल निभाएंगे, इसलिए उसकी गू रिफाइनमेंट स्पीड नेचुरली धीमी हो जाएगी। कीन हवैन ने भरी, फिर आगे कहा, यह सब फैंग युआन का प्लान है। जब फर्स्ट सीनियर सिस्टर ने टास्क के तौर पर 5 ओरिफिसेस फायर पगोडा गू रिफाइन करने का जिक्र किया, तो वो सीधे मान गया। लेकिन गू रेसिपीज और रिफाइनमेंट मटेरियल्स सब उसने ही आगे रखे थे। जिस पाल ये एट्रिशन की लड़ाई शुरू हुई, उसने खुद को पीछे रहने दिया, अपनी मेंटल एनर्जी बचते हुए। मिडिल स्टेजेस में उसने आखिरकार अटैक किया, और भले ही वो पीछे था, वो इनिशिएटिव पकड़ने में कामयाब रहा। अपने दबदबे के कारण फर्स्ट सीनियर सिस्टर रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए वो उनसे निपटने में देरी करती रही। लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये फैंग युआन का शातिर प्लान था। फ्लैट लेटर स्टेजेस में फर्स्ट सीनियर सिस्टर बहुत थक चुकी है, उसकी स्पीड धीमी हो रही है और जल्द हाई फैंग युआन उससे आगे निकल जाएगा। क्या? सन याओ ने चिंता से स्टेज की तरफ देखा। जल्द ही उसकी चिंता सच्चाई में बदल गई। फैंग युआन धीरे धीरे फंग जिन हुआंग के बराबर पहुंचा और धीरे धीरे उससे आगे निकल गया। क्या फर्स्ट सीनियर सिस्टर हारने वाली है? सन याओ की आंखें लाल हो गई और आंसू बहने लगे। फर्स्ट सीनियर सिस्टर ने आखिर तक पहुंचने के लिए इतनी मेहनत की, वो जख्मी भी हुई, लेकिन ये कमीना शैतान जीतने वाला है? वे ये मानने को तैयार नहीं हूं। मुझे भी असंतोष महसूस हो रहा है। कीन हवैन ने भरी, लेकिन फर्स्ट सीनियर सिस्टर के पास अभी भी एक मौका है। अभी भी एक मौका है? सन याओ ने अपना सर घुमाया और खुशी से अपनी सीनियर सिस्टर कीन हुआन को देखा। कीन हवैन ने सर हिलाया। सही है,
ये मत भूलो कि फर्स्ट सीनियर सिस्टर के पास अभी भी अटैक करने के 3 मौके हैं। एक रैंक 3 अटैक, एक रैंक 4 अटैक और एक रैंक 5 अटैक। हर अटैक पहले वाले से ज्यादा मजबूत होगा, यही कमबैक करने का तरीका है। ये कंटेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी उम्मीद है। सही है, हमारे पास अभी भी उम्मीद है। फर्स्ट सीनियर सिस्टर, तुम कर सकती हो। सन याओ की एक चमक उठी जब वो अचानक जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज ने आसपास के लोगों का ध्यान खींचा। सेक्ट के लिए गर्व की तीव्र भावना और अपनेपन की भावना ने स्पिरिट एफिनिटी हाउस के सैकड़ों डिसाइपल्स को एक साथ चिल्लाने पर मजबूर कर दिया ताकि फंग जिन हुआंग का हौसला बढ़े। भले ही उनकी आवाजें स्टेज तक नहीं पहुंच सकती थी, फंग जिन हुआंग यूज महसूस कर सकती थी। ये लोग, मैं हार नहीं सकती, मैं जीतूंगी। ए फ्लैट अपने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। रिफाइनमेंट पाथ किलर मूव, इंक ट्रांसफॉर्मेशन। फंग जिन हुआंग ने अपने मन में चिल्लाया और साथ हाईफैंग युआन की तरफ एक के बाद एक 3 अटैक्स किए। फंग जिन हुआंग ने इस पर सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपने बचे हुए सारे मौके अटैक करने के लिए इस्तेमाल कर लिए। मामूली ट्रिक। फैंग युआन ने इन सभी अटैक्स को रोक दिया, जबकि उसने 3 भूतिया आगों को उससे जितना हो सके इंटरफेयर करने के लिए भेजे दिया। इंटरफेरेंस से ज्यादा रिजल्ट नहीं मिला, फंग जिन हुआंग ने इन 3 भूतिया आगों को नष्ट कर दिया। उसका रिफाइनमेंट पाथ किलर मूव पहले ही पूरा होने के करीब था। HMPH, रिवीलिंग लाइट गू, जाओ। फैंग युआन ने मन ही मन हंसी के साथ एक रैंक 4 गू वर्म फेंका। साथ ही उसने एक रैंक 5 अटैक भी इस्तेमाल किया जो फंग जिन हुआंग के सामने पहले पहुंचा। फंग जिन हुआंग पहले से तैयार थी रैंक 5 अटैक को रोकते हुए, लेकिन रिवीलिंग लाइट गू, जो उसके पास पहुंच गया था, अचानक खुद ही फट गया। एक्सप्लोजन तेज नहीं था, लेकिन रोशनी बेहद चौंधिया देने वाली थी। कैसे? उससे इंक ट्रांसफॉर्मेशन की कमजोरी का कैसे पता? फंग जिन हुआंग की अविश्वसनीय नजर के नीचे किलर मूव, इंक ट्रांसफॉर्मेशन, इंटरप्ट हो गया और जबरदस्ती रोक दिया गया। किलर मूव अजीब ढंग से एक्टिवेट नहीं हुआ, उससे होने वाला गंभीर बैकलैश ने तुरंत फंग जिन हुआंग के ऑर्गन्स को डैमेज कर दिया, जिससे उसके शरीर से बड़ी मात्रा में खून बहने लगा। उसका शरीर तेज दर्द से कांप उठा और वो अब आग के गोलों पर अपना कंट्रोल बनाए रखने में असमर्थ थी। पूरा गू रिफाइनमेंट फेल हो गया और जबरदस्त बैकलैश के झटके यूएस पर टूट पड़े। फंग जिन हुआंग ने ताज़ा खून थूका जब उसने अपना मुंह चौड़ा खोला और थोड़ी देर बाद जमीन पर गिर गई, बेहोश हो गई। स्टेज के बाहर अफरा तफरी मच गई। स्पिरिट एफिनिटी हाउस के डिसाइपल स्टेज पर जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें गू फॉर्मेशन ने रोक दिया। शोर मत मचाओ, सभी उल्लंघन करने वालों को सजा दी जाएगी, होस्ट कर रहे एल्डर ने चिल्लाया। हालत को स्थिर करने के बाद उसने फैंग युआन की तरफ देखा। एक पाल के लिए स्टेज के बाहर लगभग सभी ने फैंग युआन की तरफ देखा। फंग जिन हुआंग पहले ही बेहोश थी, अगर वो उठ भी जाती और फिर से गू रिफाइन करने की कोशिश करती तो मटेरियल्स काफी नहीं थे। अभी फैंग युआन हार नहीं सकता था। जब तक वो धीरे धीरे 5 ऑरिफिसेस फायर पगोडा गू रिफाइन करता, वो विजेता होता। लेकिन ठीक जब फैंग युआन कामयाब होने वाला था, उसके हाथ में गू वर्म का अधूरा फॉर्म अचानक फट गया। फैंग युआन चौंक गया। ये चैप्टर एंड।